एडीजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सिर्फ याद नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझकर मास्टर करते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड है सीबीएसई क्लास 11 इकोनॉमिक्स के चैप्टर इंडियन इकोनॉमी OND-EOF इंडिपेंडेंस पर। यह लगभग 30 से 60 मिनट्स का काम रिविजन सेशन है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन चाहो तो इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। पुणे की सिया ने बताया कि उसे चैप्टर के फैक्ट्स याद थे, पर एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड का कनेक्शन समझ नहीं आता था। आज हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और सिया की कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। चैप्टर को अलग अलग हेडिंग्स की लिस्ट की तरह पढ़ोगे तो डिटेल्स बिखरी हुई लगेंगी, लेकिन एक सेंट्रल क्वेश्चन रखो, कॉलोनियल रूल ने इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को किस तरह बदला। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर कोई देश रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करे और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करे तो डिपेंडेंस किसकी बढ़ेगी। इसी क्वेश्चन को हम पूरे एपिसोड में बार बार यूज करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का ब्रॉड फ्रेम। इंडिया की प्रेजेंट डे इकोनॉमी अचानक नहीं बनी, उसके रूट्स हिस्ट्री में हैं। विशेषकर लगभग 2 सेंचुरीज के ब्रिटिश रूल में इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस प्राप्त की। इसलिए इंडिपेंडेंस के समय इकोनॉमी की कंडीशन समझना जरूरी है, क्योंकि इसी बैकग्राउंड ने पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को शेप किया। यहाँ एक सटल पॉइंट है। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया को केवल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी समझना गलत होगा। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का मेन सोर्स था, लेकिन कॉटन और सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क और प्रेशियस स्टोन वर्क जैसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी थीं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। यानी प्री कॉलोनियल इंडिया में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मौजूद थे। बंगाल की मसलिन इसका अच्छा इलस्ट्रेशन है। डैकाई मसलिन, जो बंगाल और ढाका के आसपास बनती थी, दुनिया भर में फेमस थी। इसकी फाइनेस्ट वैरायटी को मालमल कहा जाता था। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स इसे मालमल शाही या मालमल खास कहते थे, जिसका अर्थ था रॉयल्टी के लिए सूटेबल। एग्जाम में यह एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट क्वालिटी और इंडिया की पुराने समय की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दिखाने के लिए यूजफुल है। अब कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन समझो। चैप्टर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडियन डेवलपमेंट से ज्यादा ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन और प्रमोशन पर फोकस थी। इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर और ब्रिटेन के फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर बनाया गया। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? यह सिर्फ ट्रेड का बदलाव था या पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का? सही दिशा है। ये पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का बदलाव था। इसका असर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट पर पड़ा। चैप्टर ये भी बताता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का कोई सिंसियर ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं किया। इंडिविजुअल एस्टिमेट्स हुए, लेकिन उनके रिजल्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट थे। फिर भी अवेलेबल स्टडीज से ब्रॉड पिक्चर मिलती है। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में एग्रीगेट रियल आउटपुट की ग्रोथ 2% से कम थी और पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ लगभग 0.5% पर ईयर थी। ध्यान रहे, ये फिगर्स ब्रॉड हिस्टोरिकल असेसमेंट के लिए हैं। इन्हें आंसर में लिखते समय कॉन्टेक्स्ट जरूर देना। कॉलोनियल पीरियड में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और बहुत धीमी ग्रोथ। अब लर्निंग मैप को मेंटली सेट कर लो। पहले एग्रीकल्चर में लाइवलीहुड और प्रोडक्टिविटी का कॉन्ट्रडिक्शन, फिर इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन और मॉडर्न बेस की कमी, उसके बाद फॉरेन ट्रेड का रॉ मटेरियल वर्सेस फिनिश्ड गुड्स पैटर्न, फिर डेमोग्राफी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से ह्यूमन कंडीशन, और अंत में इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉलोनियल प्रायोरिटीज। इस सीक्वेंस से चैप्टर कोहेरेंट लगेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में इंडिया फंडामेंटली एग्रेरियन था। लगभग 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड प्राप्त करती थी। अब एपरेंट पजल देखो, इतने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, फिर भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो और सेक्टर स्टैग्नेंट क्यों था? यही इस सेक्शन का मेन रीजनिंग पॉइंट है। पहला मेजर कारण था कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। विशेष रूप से जमींदारी सिस्टम में एग्रीकल्चर से मिलने वाला प्रॉफिट कल्टीवेटर्स के बजाय जमींदार्स को जाता था। जमींदार्स का मुख्य इंटरेस्ट रेंट कलेक्ट करना था।
कल्टीवेटर्स की प्रोडक्टिविटी या कंडीशन इंप्रूव करना नहीं। इससे कल्टीवेटर्स पर इकोनॉमिक प्रेशर और सोशल टेंशन दोनों बढ़े। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, जमींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम केवल रेंट कलेक्शन नहीं थी। रेवेन्यू सेटलमेंट में फिक्स डेट्स पर स्पेसिफाइड रेवेन्यू जमा करना होता था। अगर जमींदार फेल करे तो उसके राइट्स खोने का रिस्क था। इस प्रेशर ने जमींदार्स को कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन इग्नोर करके रेंट पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए सिस्टम ने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव कमजोर किया। लेकिन इसे सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशन मत बना। लो टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी और फर्टिलाइजर्स का नेग्लिजिबल यूज भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को नीचे रखते थे। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और सॉइल डिसैलिनाइजेशन जैसी ज़रूरतें थी, पर इन क्षेत्रों में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। एग्जाम आंसर में इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल दोनों कॉजेज लिखना स्ट्रॉन्गर रहेगा। अब कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स का डिफरेंस सोचो। कुछ क्षेत्रों में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण कैश क्रॉप्स की यील्ड रिलेटिवली हायर हुई। सुनने में ये प्रोग्रेस लग सकती है, लेकिन फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन जरूरी नहीं सुधरी। क्यों? क्योंकि फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही थी, जिन्हें ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम में यूज किया जाना था। एग्जैक्टली। कैश क्रॉप यील्ड बढ़ना और फार्मर वेलफेयर बढ़ना एक ही बात नहीं है। लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स के पास रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव नहीं था। इसलिए कमर्शियलाइजेशन ने कुछ प्रोडक्शन पैटर्न्स बदले, पर वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं लाई। ये डिस्टिंक्शन आंसर में बहुत यूजफुल है। एब्सोल्यूट एरिया बढ़ सकता है, पर प्रोडक्टिविटी और वेलफेयर स्टैग्नेंट रह सकते हैं। एक क्विक रिकॉल, इंडिया की लगभग कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी, और जमींदारी सिस्टम में एग्रीकल्चरल प्रॉफिट कल्टीवेटर को मिलता था या जमींदार को? पहले अपने नोटबुक में 2 लाइंस लिखो, फिर आगे सुनो। अगर 85% और जमींदार लिखा है तो बेसिक फ्रेमवर्क सही है। एग्रीकल्चर सेक्शन का मिनी रिकैप। इकोनॉमी एग्रेरियन थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो थी। जमींदारी और अन्य लैंड सेटलमेंट्स ने कल्टीवेटर्स के इंसेंटिव्स और इनकम को कमजोर किया। टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और प्रोटेक्टिव इन्वेस्टमेंट की कमी थी। कैश क्रॉप्स की हायर यील्ड भी फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं कर सकी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉलोनियल इंडस्ट्रियल नीड से जुड़ी थी। अब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर आते हैं। यहाँ भी पैटर्न सिमिलर है। इंडिया में एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी थी, लेकिन कॉलोनियल पॉलिसी ने उसे स्ट्रेंथन नहीं किया। वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई और उनके स्थान पर एडिक्वेट मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाया गया। इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। सिस्टमैटिक डे इंडस्ट्रियलाइजेशन का टू फोल्ड मोटिव एग्जाम में कॉमनली टेस्टेड है। पहला, इंडिया को ब्रिटेन की अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स का एक्सपो बनाना। दूसरा, इंडिया को ब्रिटेन में बने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का बड़ा मार्केट बनाना, यानी इंडिया से रॉ मटेरियल्स बाहर जाएं, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आए और कॉलोनियल होम कंट्री को मैक्सिमम एडवांटेज मिले। इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन होने से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुआ। इंडियन कंज्यूमर्स लोकली मेड गुड्स की सप्लाई से वंचित हुए। इसलिए चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की इंपोर्ट्स के लिए डिमांड बनी। ध्यान दो, अनएम्प्लॉयमेंट और इंपोर्ट डिपेंडेंस एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लोकल प्रोडक्शन कम हुआ और इंपोर्टेड गुड्स ने कंज्यूमर मार्केट की जरूरत पूरी की। मॉडर्न इंडस्ट्री पूरी तरह एब्सेंट नहीं थी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स स्थापित होने लगी। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली इंडियन कंट्रोल में वेस्टर्न रीजन्स, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में थी। जूट मिल्स, जिन पर फॉरेनर्स का डोमिनेंस था, बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड थीं। ये ग्रोथ हुई, लेकिन बहुत स्लो और लिमिटेड रही। बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी आने लगी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को 1907 में इनकॉर्पोरेटेड हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुगर, सीमेंट और पेपर जैसी कुछ इंडस्ट्रीज भी आईं, लेकिन फ्यू मॉडर्न यूनिट्स को ब्रॉड इंडस्ट्रियल बेस समझ लेना गलती होगी। ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्केल, डाइवर्सिफिकेशन और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जरूरी थे। यही कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है।
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वे इंडस्ट्रीज हैं जो मशीन टूल्स प्रोड्यूस करती हैं और मशीन टूल्स आगे करंट कंजम्पशन की आर्टिकल्स बनाने में यूज होते हैं। इंडिया में ऐसी इंडस्ट्री लगभग नहीं थी, इसलिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का होना फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सफिशिएंट नहीं था। प्रोडक्शन मशीनरी के लिए भी एक्सटर्नल डिपेंडेंस बनी हुई। पब्लिक सेक्टर की लिमिटेशन भी याद रखो। कॉलोनियल पीरियड में पब्लिक सेक्टर का ऑपरेशन बहुत लिमिटेड एरिया तक कन्फाइंड था, जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट और जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा रहा। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के शॉर्टफॉल्स लिखते समय सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन मत लिखना। अगर क्वेश्चन आए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स क्यों रूइंड हुई, तो आंसर फ्रेम रखो। कॉलोनियल पॉलिसी ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर और ब्रिटिश गुड्स का मार्केट बनाया। लोकल गुड्स की सप्लाई घटी, चीप ब्रिटिश इंपोर्ट्स बढ़ी और डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस के लिए इक्विवेलेंट मॉडर्न इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं बना। इस स्ट्रक्चर से कारण और परिणाम दोनों कवर होते हैं। एक सेकेंड, क्या मॉडर्न इंडस्ट्रीज का आना कॉलोनियल रूल की सक्सेस प्रूव करता है? तुरंत आंसर मत बोलो, सोचो। उनकी स्पीड क्या थी? उनका स्प्रेड कितना था? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी या नहीं? और क्या वे हैंडीक्राफ्ट्स के लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर पाई? अगर इन 4 पॉइंट्स को चेक करोगे तो बैलेंस्ड आंसर लिख पाओगे। कंक्लूजन ये है कि कुछ टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील और बाद में शुगर, सीमेंट तथा पेपर इंडस्ट्री जरूर आईं, लेकिन वे इनएडिक्वेट थीं। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट की भरपाई नहीं हुई। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर छोटा था, डाइवर्सिफिकेशन कम थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मिसिंग थी और पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड था। अब फॉरेन ट्रेड का सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न। इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो और जूट। दूसरी तरफ ब्रिटेन से फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स तथा कैपिटल गुड्स जैसे लाइट मशीनरी इंपोर्ट होते थे। एक लाइन में रॉ मटेरियल्स बाहर, फिनिश्ड गुड्स अंदर। ब्रिटेन ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर मोनोपोली कंट्रोल मेंटेन किया। इंडिया के फॉरेन ट्रेड का मोर देन हाफ ब्रिटेन के साथ रिस्ट्रिक्टेड था। बाकी ट्रेड चाइना, सीलोन यानी प्रेजेंट डे श्रीलंका और पर्शिया यानी ईरान जैसे कुछ देशों के साथ अलाउड था। सुएज कैनाल के ओपनिंग ने ब्रिटेन और इंडिया के बीच ट्रेड रूट को और डायरेक्ट बनाकर ब्रिटिश कंट्रोल इंटेंसिफाई किया। अब एक्सपोर्ट सरप्लस को समझना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट से अधिक होना। सुनने में ये फेवरेबल लगता है, लेकिन कॉलोनियल इंडिया में इसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिला। एसेंशियल कमोडिटीज जैसे फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स और केरोसिन डोमेस्टिक मार्केट में स्कैर्सली अवेलेबल थी, इसलिए सरप्लस के साथ डोमेस्टिक शॉर्टेज भी मौजूद थी। यह सरप्लस गोल्ड या सिल्वर के इनफ्लो में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका उपयोग ब्रिटेन में कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑफिस के एक्सपेंसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लड़े गए वॉर्स के एक्सपेंसेस और इनविजिबल आइटम्स के इंपोर्ट्स की पेमेंट्स में हुआ। इस तरह एक्सपोर्ट सरप्लस ने इंडियन वेल्थ को बाहर जाने में कंट्रीब्यूट किया। इसी प्रोसेस को ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। मिनी क्विज, अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स हाई हों लेकिन फूड ग्रेन्स और केरोसिन डोमेस्टिक मार्केट में स्केर्स हों और एक्सपोर्ट अर्निंग्स देश में वापस न आए, तो क्या केवल एक्सपोर्ट सरप्लस देखकर इकोनॉमी हेल्दी कह सकते हैं? नहीं, कॉम्पोजिशन, कंट्रोल और सरप्लस के यूज को भी एनालाइज करना होगा। यही क्रिटिकल अप्रेजल है। फॉरेन ट्रेड आंसर का आइडियल फ्लो है। कॉलोनियल ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज ने स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम को प्रभावित किया। इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करने लगा। ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल रहा। सुएज कैनाल ने कंट्रोल इंटेंसिफाई किया। एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेटेड हुआ, लेकिन डोमेस्टिक शॉर्टेजेस और ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण इसका लाभ इंडिया को नहीं मिला। अब तक हम 3 मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। एडजी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को सोक्रेटिक क्वेश्चन से ब्रेक किया जा सकता है। पहले पूछो, एक्सपोर्ट सरप्लस किसके कंट्रोल में था? फिर पूछो, सरप्लस का यूज कहाँ हुआ?
और अंत में पूछो डोमेस्टिक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ा। इस तरह आंसर रूट लिस्ट नहीं, रीजनिंग चेन बनता है। अब डेमोग्राफिक कंडीशन पर आते हैं। ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन डिटेल्स पहली बार 1881 की सेंसस में कलेक्ट की गई। सेंसस की लिमिटेशंस थी, फिर भी इससे पॉपुलेशन ग्रोथ की अनइवननेस का पता चला। उसके बाद हर 10 वर्ष में सेंसस ऑपरेशंस हुए। डेमोग्राफी को केवल पॉपुलेशन साइज मत समझना, लिटरेसी, हेल्थ, मोर्टालिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसमें शामिल है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में डिफाइनिंग ईयर कौन सा है? 1921। 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था और 1921 के बाद सेकंड स्टेज शुरू हुई। लेकिन इस स्टेज पर टोटल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई नहीं थी। इसलिए ईयर याद करने के साथ यह क्वालिफिकेशन भी याद रखो, वरना आंसर अधूरा रह सकता है। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत डिस्करेजिंग थे। ओवरऑल लिटरेसी लेवल 16% से कम था और फीमेल लिटरेसी लगभग 7% थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज लार्ज सेक्शंस के लिए अनअवेलेबल थीं और जहां अवेलेबल थीं वहां भी हाईली इनएडिक्वेट थीं। यह डेटा बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से क्लोजली लिंक्ड थी। इनएडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज का परिणाम भी चैप्टर क्लियरली दिखाता है। वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीजेज रैम्पेंट थीं और लाइफ पर बड़ा टोल लेती थीं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लगभग 218 पर थाउजेंड था, जबकि सोर्स में प्रेजेंट कंपैरिजन 28 पर थाउजेंड दिया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 ईयर्स थी, जबकि प्रेजेंट कंपैरिजन 69 ईयर्स दिया गया है। पॉवर्टी पर चैप्टर सावधानी बरतता है। रिलायबल डेटा के अभाव में उस समय पॉवर्टी की एग्जैक्ट एक्सटेंट स्पेसिफाई करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेलिंग थी, इसमें डाउट नहीं है। एग्जाम में ये मत लिख देना कि एग्जैक्ट पॉवर्टी रेट निश्चित रूप से अवेलेबल थी। बेटर वर्डिंग होगी रिलायबल एस्टिमेट सीमित थे पर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी स्पष्ट रूप से मौजूद थी। एक क्विक चेक, 1881 किससे जुड़ा है? फर्स्ट सेंसस ऑपरेशन से। 1921 किससे जुड़ा है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट से सेकेंड स्टेज में चेंज से। फीमेल लिटरेसी लगभग कितनी थी? 7%। इन्फेंट मॉर्टालिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के फिगर्स भी अपने नोटबुक में लिखो, क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रेजल में ये यूजफुल कीवर्ड्स बनते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल को आंसर में 3 लेयर्स में लिख सकते हो। पहली, लो लिटरेसी और बहुत लो फीमेल लिटरेसी। दूसरी, इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और वाइड स्प्रेड डिजीजेस। तीसरी, हाई मॉर्टालिटी, अलार्मिंग इन्फेंट मॉर्टालिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक्सटेंसिव पॉवर्टी। इस ऑर्डर से सोशल इंडिकेटर से ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस तक लॉजिकल मूवमेंट दिखाई देगा। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका अर्थ है वर्किंग पर्सन्स का डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन। कॉलोनियल पीरियड में इसमें लिटिल चेंज दिखा। एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का लार्जेस्ट शेयर रखता था, सामान्यतः 70 से 75%। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर करीब 10% और सर्विसेज का 15 से 20% था। यहाँ 85% और 70 से 75% कंफ्यूज मत करना। 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइवलीहुड लेती थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में वर्कफोर्स का शेयर एग्रीकल्चर में सामान्यतः 70 से 75% था। दोनों फिगर्स रिलेटेड हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग अलग है। यह एक कॉमन एग्जाम मिस्टेक है। रीजनल वेरिएशन भी इम्पोर्टेंट है। देन मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ पार्ट्स, बॉम्बे और बंगाल में एग्रीकल्चर पर वर्कफोर्स डिपेंडेंस कम हुई और मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसेज में इंक्रीज हुआ। लेकिन उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में उसी पीरियड में एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स शेयर बढ़ा। इसलिए पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म ऑक्यूपेशनल पिक्चर मानना सही नहीं होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से एक बड़ा इन्फरेंस निकलता है। इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड था। एग्रीकल्चर पर भारी डिपेंडेंस, मैन्युफैक्चरिंग का छोटा शेयर और सर्विसेज का सीमित विस्तार ये दिखाते हैं कि वर्कफोर्स के लिए डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज पर्याप्त नहीं थी। यही ब्रॉडर अंडर डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बैकग्राउंड कंडीशन बनी। अब लिसनर चैलेंज,
अगर क्वेश्चन पूछे कि प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की सेलिएंट फीचर्स हाईलाइट करो, तो कौन से 4 पॉइंट्स लिखोगे? एग्रीकल्चर का 70 से 75% शेयर, मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 10%, सर्विसेज का 15 से 20% और रीजनल वेरिएशन। एक एक्स्ट्रा लाइन, ओवरऑल स्ट्रक्चर में लिटिल चेंज हुआ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का अपेरेंटली पॉजिटिव और एक्चुअली कॉलोनियल पर्पस वाला टेंशन समझते हैं। रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट और टेलीग्राफ्स डेवलप हुए, लेकिन चैप्टर पूछता है इनका रियल मोटिव क्या था? बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना या कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व करना? आंसर है डेवलपमेंट लार्जली कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को सबसर्व करने के लिए था। रोड्स मेनली आर्मी मोबिलाइजेशन और कंट्री साइड से रॉ मटेरियल्स को रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक ले जाने के लिए बनाए गए। ऑल वेदर रोड्स की अक्यूट शॉर्टेज बनी रही, खासकर रूरल एरियाज तक पहुंचने में। रेनी सीजन में ये शॉर्टेज नेचुरल कैलामिटीज और फैमिन्स के समय रूरल पॉपुलेशन की डिफिकल्टीज को और बढ़ाती थी। रेलवेज को 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया और यह ब्रिटिश पीरियड का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। रेलवेज के दो कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स थे। पॉजिटिव सोशल इफेक्ट यह कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल हुआ और जियोग्राफिकल तथा कल्चरल बैरियर्स कम हुए। इकोनॉमिक इफेक्ट यह कि एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन बढ़ा और विलेज इकोनॉमीज की सेल्फ सफिशिएंसी एडवर्सली अफेक्टेड हुई। तो क्या रेलवेज को सिंपली गुड या बैड कहना चाहिए? यहाँ थोड़ी माइल्ड डिसएग्रीमेंट हो सकती है। सोशल कनेक्टिविटी का बेनिफिट वास्तविक था, लेकिन चैप्टर का एम्फेसिस यह है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बावजूद बेनिफिट्स रेयरली इंडियन पीपल तक पहुंचे। इसलिए आंसर बैलेंस्ड रखो। कुछ सोशल बेनिफिट्स हुए, पर कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन और इकोनॉमिक लॉस के कारण ओवरऑल पब्लिक ओरिएंटेशन इनएडिक्वेट रही। इनलैंड वाटरवेज और सी लेन्स के मेजर्स भी फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी थे। ओडिशा कोस्ट का कोस्ट कैनाल ह्यूज कॉस्ट पर बना, लेकिन पैरेलल रेलवे से कॉम्पीट नहीं कर पाया और अल्टीमेटली अबैंडन कर पड़ा। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का एक्सपेंसिव सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के पर्पस में यूजफुल था, जबकि पोस्टल सर्विसेज यूजफुल पब्लिक पर्पस के बावजूद इनएडिक्वेट रहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर के लिए एक सिंपल लेंस रखो, किसके लिए, किस डायरेक्शन में और किस रिजल्ट के साथ। रोड्स और रेलवेज रिसोर्सेज को पोर्ट्स तक ले जाती थी। टेलीग्राफ एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर सर्व करता था। रूरल कनेक्टिविटी और पब्लिक एमेनिटीज नेग्लेक्टेड रहीं। इसी लेंस से इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलोनियल कैरेक्टर क्लियरली एक्सप्लेन होता है। अब तक हम फाइनल कंटेंट सेक्शन तक पहुंच गए हैं। 3 रैपिड क्वेश्चंस। रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई? 1850। फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1881। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का डिफाइनिंग ईयर? 1921। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्राइमरी मोटिव पीपल की वेलफेयर था या कॉलोनियल इंटरेस्ट्स? अपना आंसर बोलकर चेक करो। अगर तुमने कॉलोनियल इंटरेस्ट कहा तो सही, लेकिन रेलवे के सोशल बेनिफिट को इरेज मत करना। चैप्टर का अप्रोच नुआंस्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और कल्चरल बैरियर्स टूटे, फिर भी कमर्शियलाइजेशन और एक्सट्रैक्शन के इकोनॉमिक कॉस्ट भारी थे। एग्जाम में क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब केवल क्रिटिसिज्म नहीं, बल्कि बेनिफिट और लिमिटेशन दोनों को एविडेंस के साथ रखना है। अब एग्जाम ओरिएंटेड सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कॉलोनियल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज का फोकस क्या था और उनके इम्पैक्ट्स क्या थे? आंसर का ओपनिंग लिखो। पॉलिसीज ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन और प्रमोशन पर फोकस थी, इंडियन डेवलपमेंट पर नहीं। फिर इम्पैक्ट्स को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और लिविंग कंडीशंस के हेडिंग्स में ऑर्गेनाइज करो। एग्रीकल्चर हेडिंग में 85% डिपेंडेंस, स्टैग्नेशन, जमींदारी, रेंट कलेक्शन, लो टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन और नेग्लिजिबल फर्टिलाइजर यूज लिख सकते हो। कैश क्रॉप्स की कमर्शियलाइजेशन भी मेंशन करो, लेकिन साथ में बताओ कि इससे फार्मर्स की कंडीशन जरूरी नहीं सुधरी। कीवर्ड्स लिखना इनफ नहीं, हर कीवर्ड का इफेक्ट जोड़ना है। इंडस्ट्री हेडिंग में दी इंडस्ट्रियलाइजेशन का 2-fold मोटिव, हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रिटिश इंपोर्ट्स, स्लो मॉडर्न इंडस्ट्री, कॉटन एंड जूट मिल्स, आयरन एंड स्टील, टिस्को इन 1907, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी और लिमिटेड पब्लिक सेक्टर लिखो। याद रखो, क्वेश्चन अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के शॉर्टफॉल्स पूछे
तो केवल द इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखकर रुकना नहीं है। फॉरेन ट्रेड में डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो और जूट जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। ब्रिटेन से कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स तथा लाइट मशीनरी इंपोर्ट हुई। ब्रिटेन का मोनोपोली, स्वेज कैनाल, एक्सपोर्ट सरप्लस, डोमेस्टिक स्केर्सिटी और ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक कनेक्टेड पैराग्राफ में लिखो। डेमोग्राफिक क्वांटिटेटिव अप्रेजल में 1881 सेंसस, 1921 ट्रांजिशन, लिटरेसी लेस देन 16%, फीमेल लिटरेसी अबाउट 7%, इन्फेंट मोर्टेलिटी अबाउट 218 पर 1000 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स लिखे जा सकते हैं। पॉवर्टी की एग्जैक्ट एक्सटेंट पर रिस्पॉन्सिबल वर्डिंग यूज करो, क्योंकि रिलायबल डेटा एब्सेंट था, लेकिन एक्सटेंसिव पॉवर्टी क्लियरली प्रिवेल्ड। अगर 6 MARKER में आंसर लिखना हो तो इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग्स और कंक्लूजन यूज करो। इंट्रोडक्शन में कॉलोनियल इकोनॉमिक ओरिएंटेशन बताओ। बॉडी में सेक्टर वाइज इम्पैक्ट्स लिखो। कंक्लूजन में लो प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री, ग्रेन ओरिएंटेड ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की इनएडिक्वेट पब्लिक ओरिएंटेशन जोड़ो। इससे आंसर डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और एनालिटिकल भी। एक कंपैरिजन प्रैक्टिस करते हैं। प्री कॉलोनियल इंडिया में एग्रीकल्चर में लाइवलीहुड था, पर हैंडीक्राफ्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन भी थी। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया रॉ मटेरियल सप्लायर और ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बना। इसी कंपैरिजन से स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देता है। आंसर में यह भी लिखना कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज आईं, लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाई। अब सेल्फ टेस्ट। मैं स्टेटमेंट्स बोलूंगी, तुम बताओ सही या गलत। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। ये गलत है। लगभग 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी थी। जमींदारी सिस्टम ने कल्टीवेटर्स की इनकम और इंसेंटिव इंप्रूव किए। ये भी गलत। कॉलोनियल ट्रेड में इंडिया मेनली फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता था। ये भी गलत। अगला सेट, एक्सपोर्ट सरप्लस का अर्थ ये नहीं कि इंडियन पीपल ऑटोमेटिकली प्रॉस्परस थे। सही। रेलवेज का कोई सोशल बेनिफिट नहीं था। गलत। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और जियोग्राफिकल तथा कल्चरल बैरियर्स पर पॉजिटिव इफेक्ट था। कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह लोगों की वेलफेयर के लिए बनाया गया था। गलत। ऐसे ट्रू फॉल्स चेक्स मिसकंसेप्शंस को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। एक और कॉमन कंफ्यूजन, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर का एब्सोल्यूट ग्रोथ अलग बातें हैं। चैप्टर कहता है कि कल्टीवेटेड एरिया बढ़ने से एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ ग्रोथ हो सकती थी, फिर भी प्रोडक्टिविटी लो रही। इसी तरह मॉडर्न इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एडिक्वेसी प्रूव नहीं करता। स्किल, डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल गुड्स सपोर्ट भी देखना होगा। अब चैप्टर के फाइनल कंक्लूजन को अनपैक करते हैं। इंडिपेंडेंस के समय एग्रीकल्चर सरप्लस लेबर और एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी से बर्डन थी। इंडस्ट्री को मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए था। फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फीड कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड, एक्सपांड और पब्लिक ओरिएंटेड बनाना जरूरी था। और सोशल साइड पर रैम्पेंट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ने वेलफेयर ओरिएंटेड पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत दिखाई। इसलिए चैप्टर केवल पास्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, यह एक्सप्लेन करता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने डेवलपमेंट पॉलिसी के इतने बड़े टास्क क्यों थे। हिस्टोरिकल कंडीशन समझोगे तो आगे प्लान डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज का कॉन्टेक्स्ट भी ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे। अब एक फाइनल एक्टिव कॉल राउंड। बिना देखे 5 कीवर्ड्स बोलो। जमींदारी, डे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट सरप्लस, डेमोग्राफिक कंडीशन और कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर। हर कीवर्ड के सामने उसका वन लाइन इफेक्ट भी बोलो। अगर कोई टर्म अटक रहा है, वहीं वापस आकर अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करो। एडजी में तुम इसी तरह रिवीजन चैलेंज बनाकर एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। फाइनल रिकैप शुरू करते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया की इकोनॉमी एग्रेरियन रही, लेकिन एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट्स और इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट से स्टैग्नेट हुई। हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन हुई और मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत स्लोली तथा इनएडिक्वेटली विकसित हुई।
फॉरेन ट्रेड में रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट और ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट हुए, जबकि एक्सपोर्ट सरप्लस ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को बढ़ाया। डेमोग्राफिक कंडीशन में लो लिटरेसी, लगभग 7% फीमेल लिटरेसी, इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी याद रखो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर का 70 से 75% वर्कफोर्स शेयर और रीजनल वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना पर उसका प्राइमरी ओरिएंटेशन कॉलोनियल इंटरेस्ट था। कॉमन मिस्टेक, रेलवे के सोशल बेनिफिट्स को मानते हुए भी ओवरऑल कॉलोनियल पर्पस को इग्नोर मत करना। तुम्हारा कॉन्क्रीट चैलेंज ये है, आज नोटबुक में एक 1 पेज फ्लो चार्ट बनाओ। बीच में कॉलोनियल इकोनॉमिक ओरिएंटेशन लिखो और उससे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की 6 ब्रांचेस निकालो। हर ब्रांच में 2 कॉजेस और 2 इम्पैक्ट्स लिखो। फिर खुद से पूछो, क्या मैं हर हेडिंग को दूसरे हेडिंग से कनेक्ट कर सकता हूँ? बहुत अच्छा रिवीजन सेशन रहा। आज का कोर मैसेज याद रखो, इंडिपेंडेंस के समय इंडिया के सामने केवल लो इनकम की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस थी। अपने फ्लो चार्ट को कल बिना किताब देखे दोबारा बनाना और जो डाउट बचे उसे एडजी के पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। मैं गौरव स्वाति के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कामली पढ़ो, समझकर पढ़ो और अपना ख्याल रखो।